नमस्कार, मैं कमल कौशिक। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले कई मुद्दे तो आपने नेताओं की जुबान से सुन लिए होंगे, लेकिन जो दिखाया जा रहा है क्या वो असल में आपकी भलाई के लिए है? हमेशा से मैं कहता हूं कि सोच समझ कर आगे बढ़िएगा और आज से ही आप भी चुनाव की तैयारी कर लीजिएगा। जो नेता कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। आपकी भलाई के लिए सब कुछ हो रहा है या फिर आपको गुमराह भी किया जा सकता है? ये सवाल जरूर उठ खड़े होते हैं जब 2024 के इलेक्शन की बात होती है, क्योंकि सवाल 1 साल 2 साल का नहीं, पूरे 5 साल का है। तो चलिए शुरुआत 24 की खबर की कर लेते हैं और बताते हैं आज की मुख्य खबरें राजनीतिक तौर पर हैं क्या। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों से संवाद भी किया और जो घर बनाए गए उनको भी सौंपा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए भावुक होते भी नजर आए। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भावुक ही भी थे, वो गंभीर भी थे और राजनीतिक तौर पर भी अपने विरोधियों को भी शब्दों के लपेटे में ले रहे थे। महाराष्ट्र के सोलापुर में उन्होंने पिछली सरकार को भी जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो पहले भी चलाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता था। गरीबों के हक का पैसा बिचौलिए लूट जाते थे। लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ असली हकदार को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा। अब महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भी दौरे देखे जा रहे हैं। अब इसी को लेकर विपक्ष को थोड़ी सी जरूर राजनीतिक तौर पर आपत्ति लग रही है। सांसद संजय राउत, जो कि शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उन्होंने पीएम मोदी के इसी महाराष्ट्र के दौरे को लेकर ही अलग ही थ्योरी आगे रख दी और ये तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, इसलिए पीएम मोदी यहां पर ज्यादा दौरे कर रही हैं। लक्षद्वीप में जाकर आराम करते हो और मालदीव से झगड़ा करके वापस आते हो, वो भी आपका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, राजनीति है उसमें। महाराष्ट्र में आने से आपको सीटें नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूँ। इतना शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजित पवार हो, आपका फार्मूला खत्म हो गया है। ये पैकेज नहीं चलेगा। यहाँ शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी। अब बात राहुल गांधी की भी कर लेते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज छठा दिन है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ब्रह्मपुत्र नदी में सफर भी किया। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने यहां लोगों को संबोधित करते हुए अपने विरोधियों पर भी जमकर कटाक्ष किए। शुरू किया। आप जानते हो कि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया है। वहां पे महीनों से सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में जहां हम कल थे, नागालैंड में प्रधानमंत्री ने वायदा किया, वहां पे उन्होंने अकॉर्ड करने का वायदा किया, 9 साल पहले किया, उसको पूरा नहीं किया। और यहां पे आप जानते हो, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं,
अब राहुल गांधी की इसी यात्रा को लेकर असम में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। आप ये जानते हैं कि नागालैंड से असम में ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जी हम बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने कहा है कि वो शहर में इस यात्रा को अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे, वैकल्पिक रास्ता जरूर देंगे। और इसी पर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने भी जमकर घिरा। लेकिन फिलहाल आप सुनिए क्या कहा जा रहा है असम के मुख्यमंत्री की तरफ से। का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस वुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं ये राजनीतिक तौर पर सीधे सीधे धमकी दी गई है। आप ये सोचिए कि एक तरफ राहुल गांधी जैसा बड़ा दिग्गज नेता है, जिसकी देश में कांग्रेस के नेता भी सुनते हैं उनको और उनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने साफ और सख्त लहजे में एक बड़ा संदेश दिया। अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कोई इसे रोक ही नहीं सकता। बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, बड़े परेशानी में हैं, बड़े दुखी हैं और बिल्कुल बेकार की बयान देते रहते हैं। अभी देखते रहिए क्या होगा। कोई नहीं रोक सकता भारत जोड़ो न्याय यात्रा। असम के मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग सड़क पे नहीं आए, राहुल जी को देखने का मौका नहीं दे रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा है असम के मुख्यमंत्री जो कुछ भी कहे, उनको जो करना है वो करने दीजिएगा, पर हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बरकरार रखेंगे। अगले 7 दिन में हम असम में हैं और गुवाहाटी में भी जाएंगे। चलिए देखिए गिरफ्तार। अब ये सारा मसला गुवाहाटी में जाने का है और शहर के अंदर इजाजत नहीं दी जा रही है। असम की सरकार ने अपनी ओर से क्या कहा, ये आपने सुन लिया। जयराम रमेश ने क्या कहा ये भी सुनिए। अब ये चेहरा क्या कह रहा है ये भी सुनिए। दरअसल असम के मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के नेता बीजेपी को घेर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है और यह भी कह दिया कि सुरक्षा की बात आती है तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। शर्मा जी ज्यादा ही बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वैसे वो कांग्रेस में थे, अब इस प्रकार बिल्कुल ही बदल गए हैं और जिस प्रकार वो कमेंट करते रहते हैं, अब मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जितने नेता है देश में, मैं बराबर नोट करता रहता हूँ कि वो उनसे ज़्यादा बढ़कर से बोलते हैं। आने वाले वक्त में क्या एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं? क्या सभी दल इस पर हामी भर सकते हैं? सवाल है, लेकिन सवालों के जवाब में कांग्रेस पार्टी का जवाब थोड़ा अलग आपको जरूर नजर आएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करें, जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये पत्र लिखा गया है शुक्रवार को। एक राष्ट्र एक चुनाव की जब बात होती है तो इसी को लेकर बनी उच्च स्तरीय कमेटी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने ये कहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव करवाने के विचार के लिए कोई भी जगह है ही नहीं और उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि वो एक साथ चुनाव करवाने की सहमति नहीं देने वाले। उन्होंने इस उच्च स्तरीय कमेटी के सचिव को भी अपनी तरफ से पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है और राय देते हुए भी ये खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि एक साथ चुनाव कतई नहीं करवाए जा सकते। इसके करवाने का विचार संविधान की मूल संरचना के खिलाफ उन्हें नजर आता है। अब इससे आगे बढ़ते हुए बात हम करते हैं INDIA गठबंधन की। INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी भी मंत्रणा चल रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम JDU के साथ हैं और JDU हमारे साथ है, मजबूती के साथ हम महागठबंधन चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे बोलते हुए भी कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां RJD भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है।
मजबूती के साथ ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर। और वहीं बिहार के पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव घबराहट में है। घबराहट किस चीज की है वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में हटने का डर इन दोनों को सता रहा है। जनता ने जनादेश नहीं दिया और वो चोर दरवाजे से जाकर जनादेश का दुरुपयोग करना चाहते हैं। घबराहट में है। लालू जी, तेजस्वी जी अपने किए कर्मों के कारण परेशान हैं। सत्ता से हटने से डर लग रहा है। जनादेश जनता दी नहीं, चोर दरवाजे से आकर के जनादेश का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिए, अपराध बेलगाम हो चुका है और इसलिए घबराहट में है। आज सशक्त विपक्ष के रूप में इनके अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम लोगों ने बैठकर अपनी रणनीति बनाई है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं, कई बार विवादित बयान भी देते हैं और अब बीजेपी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। लखनऊ में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी इस पर कहा कि दिग्विजय सिंह कुछ भी बोल जाते हैं, उनके बोलने का महत्व अब खत्म हो गया है, हमें ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। बातें कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, उनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ बोलने की। उनके बोलने का महत्व खत्म हो गया, बल्कि उनकी हालत ये हो गई थी कि वो खुद ही बोलते थे कि मैं जहां दिख जाऊंगा वहां वोट कम हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात मत करिए ना जो बेवजह बोलते हो। उनकी बात का जवाब देना भी समय की बर्बादी है, मेरी और आपकी। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का मसला भी एक ऐसा मसला बना हुआ है जिस पर भी कांग्रेस बीजेपी के नेता आमने सामने हैं और दिग्विजय सिंह तो अपने आप में ही विवादों के नेता कहलाए जाते हैं या उनके विरोधी भी कहते हैं। अब ऐसे उन पर ये कड़े प्रतिक्रिया। अब राम मंदिर की बात हो ही रही है तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर सियासी हमला और कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने पर हमें हिंदू विरोधी कहा जाएगा तो शंकराचार्य को क्या कहा जाएगा। ठीक है, हम लोग निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी वहां जाने से इनकार कर दिए हैं। इसलिए अगर हम एंटी हिंदू है तो शंकराचार्य वो क्या होते हैं? तो मोदी जी का असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। तो देश में केवल एक ही हिंदू बचे हैं, मोदी जी, और उन मोदी जी के जितने चमचों हैं वही सब हिंदुस्तान के हिंदू है। पिछले चुनाव में मान लीजिए 2019 की चुनाव में 63% लोग और राम मंदिर के इसी मसले पर राजनीतिक लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो गई है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि बीजेपी ही निमंत्रण दे रही है और वो भी चुने हुए लोगों को। अब जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया है कि भगवान राम क्या सिर्फ भाजपा के हैं? भाजपा कौन है किसी को बुलाने वाले? बीजेपी क्यों निमंत्रण दे रही है? क्या भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे, वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूं उम्रा के लिए, क्या मुझे वहां से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? और वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह कह दिया है कि मैं ये प्रार्थना करती हूं कि अगर ये लोग ये चाहते हैं कि राम राज्य ना आए तो फिर इनको सद्बुद्धि दी जाए। उन्होंने कहा कि भगवान राम के चरित्र से कुछ ना कुछ इन्हें सीख लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि भगवान राम इस देश की आत्मा है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि देश में राम राज्य हो। राम इस देश की आत्मा है और रोम रोम में इस देश के वासियों के राम ही बसते हैं। हर व्यक्ति एकांत में बैठे
और अपने से बात करे तो हर व्यक्ति पूछेगा कि आपको कैसा राजा चाहिए, तो सब लोग कहेंगे राम राज्य ही बेहतर राज्य है। सबसे पूछिए कि भाई कैसा चाहिए, तो बोलेंगे लक्ष्मण और भरत जैसा भाई चाहिए, जहाँ पर भाई भाई का कत्ल नहीं कर देता राजपाट के लिए, बल्कि खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज चला। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री को आपने सुना, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, ये भी पत्रकारों ने जानना चाहा। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी मसले पर कहा कि पार्टी राम से बिल्कुल अलग नहीं है, भगवान राम सबके हैं, मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, भगवान राम अगर बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। ये अपनी आस्था के अनुरूप उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने फिर से कहा कि राम सबके, कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं, सारी पार्टियों के हैं, जो जिसकी तो अपनी आस्था की सवाल है। तो ये जिस तरीके से निमंत्रण किया है, इस पे नहीं जा रहे हैं। चलो वो तो उनकी वो है, मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं। अगर आपके पास आता तो क्या आप जाते? मैं उस हाइपोथेटिकल सवाल का क्या जवाब दूंगा मैं? पहले भेजो, फिर मैं दे दूंगा जवाब। पहले आप भेज दो, पहले मेरे को भेज दो, मैं तो जब राम बुला। पंचकुला में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया और उसके बाद क्या बताया और क्या कहा, आइए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जुबानी जान लेते हैं। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें बहुत वरिष्ठ लोग भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे वंताराम वाल्मीकि जी, 2 बार के विधायक, बहुत हमारा इनके साथ पुराना संबंध है। ठीक है, पार्टियां अलग अलग रही होंगी, लेकिन समाज के हित में हमेशा सोचते हैं। समझिए 2 मिनट हम ही करते हैं। इसी प्रकार शाहबाद नगर पालिका के चेयरमैन गुलशन कवात्रा जी, फिर जसवीर गुर्जर जी, बहादुर राणा जी, हर्ष वामल जी, मंजू सुमित नरवाल जी, सुमित नरवाल जी की धर्मपत्नी है मंजू है। पिछले दिनों ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी एक मामले को लेकर। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी की इसी पूछताछ पर अब जानकारी दी और यह भी कहा कि ईडी का काम है पूछताछ करना और ईडी ने मुझे बुलाया था, मैं गया था, जितनी बार बुलाएंगे मैं जरूर जाऊंगा, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं। क्या पहले भी बुलाया था? जो भाई वो उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई नथिंग टू हाइड ना मेरे पास है। जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है, ऐसा है, ये उनका काम है, और जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा। मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून को जानता हूँ, और इस पे जुडिशरी पे मेरा पूरा। तो आपने सुना क्या कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। दरअसल पिछले दिनों हमने ये देखा है कि खूब राजनीतिक बहस हो रही है। इसी बीच ईडी से अब ये पूछताछ वाली जो खबर सामने आई है, उसके बाद से एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। भिवानी में कांग्रेस की नेता किरण चौधरी ने बीजेपी जेजेपी के साथ साथ हुड्डा गुट पर भी बातों ही बातों में निशाना साध दिया। उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी की तरफ से दिए गए एक नोटिस पर यह भी कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से 4 डिप्टी सीएम के ऐलान वाले एक बयान पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो प्रथा है, ये जो बांटने की, ये कभी भी नहीं हुई। कोई जातिगत जो है कोई राजनीति नहीं होती। हमने जनता का हित सर्वोपरि रखते हैं और जनता का हित आगे रहता है। और कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तो हाईकमांड के ऊपर निर्धारित है। हम थोड़ा ना कह सकते हैं कि कौन बनेगा। हम तो बगैर देखिए कोई लोभ लालच के साथ हमने काम ये नहीं कर रहे। हम तीनों के तीनों, मैं हूँ, शैलजा जी हूँ, रणदीप जी हूँ, हम तो लोगों के बीच में, मैंने कहा ना, जैसे जाकर उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी आवाज हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री है तो जिम्मा उनका भी एक बड़ा हो जाता है कि पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए और जनता की सेवा की जाए। अब ऐसे में वो कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यहां पर
प्रागपुर पहुंचकर पुल का उद्घाटन भी किया और जनता को सौगात दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता के बीच जाकर कई बातें भी कही। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर सियासी हमला बोला और अपनी सरकार के कामों की जमकर सराहना की। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष पहले जो सरकार थी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी अव्यवस्था का आलम है कि उसे ठीक करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। रूटीन की गवर्नमेंटें चलती थी। अगर शिक्षा संस्थान है तो उसमें क्या परिवर्तन करना है, उस सोच से कार्य नहीं करते थे जो आज चल रहा है। एक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा था कि बीजेपी ने विकास के काम नहीं करवाए थे और दूध के दाम भी बढ़ाए थे। दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस वार पर पलटवार करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और यह भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस को प्रदेशवासियों के साथ बोले गए झूठ और फरेब के परिणाम भुगतने होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो कि झूठ और फरेब करने में एक्सपर्ट है और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जिस प्रकार का झूठ बोलकर ये सरकार हिमाचल प्रदेश में आज राज कर रही है,